आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इसको हिंदी में व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का परिचय क्या है और इसका उपयोग क्या है? इसी में एक टर्म आता है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी ऑब्टेन करने के लिए किरचॉफ्स का लॉ का हेल्प लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ में हम कल बताए थे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताए थे। फर्स्ट लॉ जो है चार्ज ऑफ कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत पे बेस्ड है, और सेकेंड लॉ जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे क्या बेस्ड है, यानी चार्ज ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है। तो चलो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लिख करके डैश देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। हिंदी में भी इसको व्हीटस्टोन सेतु ही लिखते हैं। नाम है ये व्हीटस्टोन। ये एक्चुअल में एक प्रोफेसर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का विशेष तरीके का अरेंजमेंट बनाया था, जिस अरेंजमेंट से किसी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड किया जाता था। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो शुद्ध हिंदी में बोलें तो यह एक विद्युतीय परिपथ है जिसके हेल्प से किसी अज्ञात तार का या किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मानते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। देखो इस बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम बाहर ये RG ये या रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिखा देते हैं। देखो जब कभी भी इस तरीके का अरेंजमेंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मिल जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इस तरीके का अरेंजमेंट मिल गया हो, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखेंगे किस तरीके का अरेंजमेंट है। किसी एक जंक्शंस पे दो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगले जाके पुनः यह दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यहाँ भी एक जंक्शंस है, और पुनः लास्टली जाके यहाँ दो पॉइंट में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था करंट, यहाँ पुनः एक पार्ट पे मिल जाता। तो देखेंगे एक जगह यहाँ से करंट बटा और पुनः यहाँ आके मिला, और बीच में एक विशेष तरीके का पुल जैसा शेप बना है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को मिला रहा है। ये जो अरेंजमेंट है इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये एक प्रोफेसर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रिक सर्किट का अरेंजमेंट बनाया था। तो उसी के सम्मान में इस सर्किट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु रखा जाता है। अब देखेंगे इसी में एक बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? जब इस R1/R2 का रेशियो देखेंगे, जब R1/R2 का रेशियो या R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए। देखेंगे इस पॉइंट के आर पार का जो रेसिस्टर है और इस पॉइंट के आर पार का जो रेसिस्टर, R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, ये बैलेंस्ड कंडीशन कहलाता है। और बैलेंस्ड कंडीशन में होता क्या है कि इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही सेम होगा तो इस सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं होता, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट नहीं जा रहा तो वो रेसिस्टेंस बेकार हो जाता, तो इसको हम लोग काट के हटा सकते हैं। काट के क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे शरीर बिना प्राण का बेकार होता है, उसी प्रकार का ये रेसिस्टर बिना करंट का क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं, इसको काट के हटा दें।
तो देखो क्या है, R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल हो जाए, तब इसको बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ हीट स्टोन ब्रिज। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो R1 इंटू R4 जैसे ही करोगे तो R2 इंटू R3 के बराबर हो जाएगा। देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे इन दोनों को काटेंगे, देखो इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के जैसे बराबर होगा, इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब है करंट नहीं जाएगा तो रेसिस्टर को काट के हटा दो। तो सिंपली अगले स्टेप में इस रेसिस्टर को, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ जो गैल्वेनोमीटर हम दिखा रहे हैं, इसको काट के हटाया जा सकता है, चूँकि उसमें करंट नहीं जाएगा। चूँकि बैलेंस्ड कंडीशन के स्थिति में होता क्या, बैलेंस्ड कंडीशन के स्थिति में इस मिड पार्ट से करंट नहीं जाएगा, चूँकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट which is used to find the resistance of unknown wire या resistance of unknown resistor। किसी भी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने में या वायर का रेसिस्टेंस फाइंड करने में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो चलो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब हम इसको बैलेंस्ड कंडीशन के लिए कैलकुलेशन अगर कहेगा कि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड करें, तो बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यानी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये एक सेल है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है, ये क्या है, V। तो देखो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो इसको सेल से कनेक्ट किए, तो सेल से कनेक्ट किए तो यहाँ कुछ ना कुछ करंट जाएगा, और जो कुछ भी करंट जाएगा दो भाग में यहाँ आके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो ये करंट आया तो आगे दो भाग में बटेगा, तो एक में मान लो चला गया I1 और दूसरे में मान लो चला गया I2। हम अपने सुविधा के लिए I1 और I2 मान लिए। तो देखो एक में जो करंट गया I1 और दूसरे में चला गया I2। पुनः इस जंक्शन की अगर बात करोगे तो इस जंक्शन का भी नाम दे देते हैं C और इस जंक्शन का नाम देते हैं D। देखो ये C, अगर C पॉइंट पे जो करंट आया ये आगे जाके दो भाग में बटेगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो देखो यहाँ आके करंट आया और आगे जाके दो भाग में बटा। पुनः C पॉइंट पे जब करंट आएगा, इधर से जो I1 करंट आया पुनः यहाँ दो भाग में बटा, तो दो भाग में बटा तो देखो क्या होगा, तो ये जो करंट आया आगे जाके दो भाग में बटेगा, तो इस भाग में भी कुछ न कुछ करंट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे IG यानी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और उसमें जो करंट जाएगा ये हो जाएगा I1 माइनस IG। चूँकि जो करंट इसमें चला गया तो बचा खुचा करंट ही तो उसमें जाएगा, तो टोटल करंट इधर आया था I1, इसमें चला गया IG, तो जो बचा उसमें भेज दिए। अब पुनः इस जंक्शन पे खड़े होकर अगर हम चेक करते हैं तो देखो इधर से आया I2 और इधर से आया IG, तो इधर कितना जाएगा, इधर जो जाएगा ये I2 प्लस IG। समझ रहे हैं बात, इस ब्रांच से करंट आया I2 और इस ब्रांच से करंट आया IG, तो टोटल करंट कितना गया, यहाँ आके पुनः दोनों को ऐड करेंगे तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 यहाँ बटा था, पुनः वहाँ मिल के I1 प्लस I2 होगा, तो पुनः यहाँ से I करंट आराम से वापस लौट जाएगा। तो देखेंगे अगर हमको एट जंक्शंस ए की अगर बात करनी हो कि एट जंक्शंस ए यानी संधि ए पर क्या होगा, संधि ए के लिए अगर हम लिखें तो देखो ए संधि पे क्या हुआ था, इनकमिंग करंट इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। देखो इनकमिंग करंट कितना था I1 सीधा I, तो यही I दो भाग में बटा था, तो ये I1 प्लस I2। हालांकि इस इक्वेशन का कोई ख़ास उपयोग होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम जंक्शंस पे किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से यानी जंक्शंस रूल से हमने एक इक्वेशन लिख दिया। तो I इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2। अब हम क्लोज लूप में एक इक्वेशन लिखना चाहेंगे। इन क्लोज लूप ACDA यानी बंद परिपथ
बंद परिपथ ACDA में अगर हम लिखना चाहें तो इस बंद परिपथ में कैसे इक्वेशन लिखेंगे? इसी को बंद पास भी बोलते हैं, बंद पास मेस। तो देखो, तो A से C चलेंगे, पुनः C से D आएंगे, पुनः D से A आएंगे। तो A से जब C चलेंगे तो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो करंट और चूँकि इसके आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसके आर पार का जो विभवांतर होगा विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलो कितना, करंट I1 रेसिस्टेंस R1, करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट ये विभवांतर, चूँकि करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो इसके विभवांतर को धन चिन्ह के साथ। अब देखो, गैल्वेनोमीटर ये है लेकिन उसका रेसिस्टेंस हम बाहर दिखा रहे हैं, ये RG। तो देखो इसमें जो करंट गया ये IG, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IG इंटू RG। तो वो कल हम बताए थे, अगर करंट के डायरेक्शन में हम चलेंगे तो रेसिस्टेंस के क्रॉस का जो पोटेंशियल है वो हम पॉजिटिव लेंगे। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, यहाँ भी V इक्वल टू IR प्लस लिए। लेकिन जैसे D पे आए तो D से एक तरफ आएंगे, देखें करंट नीचे जा रहा है और हम ऊपर आ रहे हैं, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ जो इसके आर पार का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा। तो कितना, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो करंट I2 रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 हम मानते हैं। अब पुनः हम क्लोज लूप ACBDA में हम चलेंगे। इन क्लोज लूप ACBDA यानी बंद पास ABDA में अगर लिखना चाहें, या बंद परिपथ ACBDA। देखो ACBDA में अगर हम लिखना चाहें तो देखो, जिस क्लोज लूप में हम बात करते हैं उस क्लोज लूप में आराम से मूव करते हैं और रेसिस्टेंस के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम लिखते चले जाते हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में चले जाते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस लिखते चले जाते हैं। जहाँ से चलते हैं पुनः वहीं चलाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब देखो A से हम C चलेंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I1 R1, ठीक। पुनः C से B हम आ रहे हैं तो C से B जैसे ही आएंगे तो यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है R2। और B से D जैसे आएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं तो यहाँ भी इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे। चूँकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अब नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा इसका। चूँकि करंट के डायरेक्शन में आए तो पॉजिटिव साइन पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, लेकिन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। तो करंट है I2 प्लस IG इंटू R4 और पुनः D पे जैसे आए तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन हम आ रहे हैं तो माइनस I2 R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। देखो यहाँ क्लोज लूप में चले तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ भी इस बड़े वाले क्लोज लूप में चले तो नेट पोटेंशियल 0। देखो यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब बैलेंस्ड कंडीशन के केस में होता क्या था, तो एक ऐसा कंडीशन, मतलब इस दोनों का रेशियो जब इस दोनों के रेशियो के बराबर होता तो एक ऐसा कंडीशन आता था कि इसमें करंट नहीं जाता था। यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन किसको कहेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन हम उसको कहेंगे जिस कंडीशन के तहत इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा हो। तो देखो पहले भी हम बता चुके हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के जैसे ही बराबर होता है तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसकी वजह से इस पार्ट में करंट नहीं आता। यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन के लिए हम लिखेंगे एट बैलेंस्ड कंडीशन या संतुलित अवस्था के लिए। तो संतुलित अवस्था के लिए अगर बात करोगे तो क्या होगा, संतुलित अवस्था के लिए ये करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा 0।
तो करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो होने का क्या मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन कि इसमें करंट नहीं जा रहा हो, और उसी कंडीशन को हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। तो करंट इन गैल्वेन, हमको यही कंडीशन निकालना है कि आखिर किस कंडीशन के तहत इसमें करंट नहीं जा रहा। तो हम मान लेते हैं कि आई जी क्या हो गया, जीरो हो गया। किसके लिए, संतुलित अवस्था के लिए आई जी इक्वल टू जीरो। अब जैसे आई जी जीरो करेंगे तो इक्वेशन वन देखो क्या चेंज आएगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या होगा, आई जी जीरो हो जाएगा। तो आई वन आर वन, तो देखो आई वन आर वन ये जीरो ही हो जाएगा, माइनस आई टू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर थ्री। इसको इक्वेशन तीन और ये इसको इक्वेशन चार मान लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, चार मान लिया। अब हम पुनः देखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे। अब हम इक्वेशन थ्री से देखेंगे तो यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी देखो करंट के डायरेक्शन पॉजिटिव साइन था। यहाँ भी आई जी जीरो करेंगे तो चलो देखो बैलेंस्ड कंडीशन के केस में क्या होता था, करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो। तो ये वैल्यू यहाँ जब पुट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी तीसरे समीकरण से अगर हम देखना चाहें तो आई वन आर वन, देखो आई वन आर वन, यहाँ आई जी जीरो, तो आई वन आर टू, आई वन आर टू माइनस यहाँ आई टू आर फोर, आई टू आर फोर, और यहाँ माइनस आई टू आर थ्री, आई टू आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको लिखेंगे तो आई वन आर वन प्लस आर टू, और यहाँ इक्वल टू ये आई टू, ये आर थ्री प्लस आर फोर, ये इक्वेशन फोर है, और इक्वेशन क्या मान लेंगे, फाइव। तो चलो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फोर और फाइव आया। देखो हम किरचॉफ्स के लॉ से इक्वेशन लिखे, बाद में हम बैलेंस्ड कंडीशन का स्थिति निकालना था, कब बैलेंस्ड कंडीशन होगा तो हमको पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे स्थिति में हम मान लिए कि करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो गया। जब करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो गया तो यही तो बैलेंस्ड कंडीशन। तो हम गैल्वेनोमीटर में करंट जैसे ही जीरो किए तो हमको कुछ इक्वेशन आया। अब उस इक्वेशन से हम देखते हैं कि इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या कुछ मिलता। तो देखो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 4 करो, इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 4 यानी इक्वेशन समीकरण 5 को समीकरण 4 से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो ये I1 ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय I1 R1 इक्वल टू ये I2 ये R3 प्लस R4 ये R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय ये I2 बाय R3 ये I2 बाय R3। तो देखो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3। तो देखो R1 से R1 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आएगा, ये 1 प्लस R2 बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस R4 बाय R3। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। तो इसको जैसे ही उठा के उल्टा करोगे तो ये R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 बाय R4। इसका मतलब हुआ जब हम करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो माने थे तो ऐसा कंडीशन आ गया। जब करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो माने थे तो कैसा कंडीशन आ गया, ऐसा कंडीशन आ गया। इसका मतलब है कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन होगा तो करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या माने थे कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो हो जाए तो उसी को तो हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते थे। तो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो, तो करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो करने के बाद जो इक्वेशन आया उसको हमने मल्टीप्लाई वगैरह किया, डिवाइड वगैरह किया, तो उसी
करंट इन गैल्वेनोमीटर मानने के बाद जो कंडीशन आया है ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इसका मतलब है कि जब इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा होगा, यानी ये रेसिस्टर जब बेकार हो जाएगा, ये पार्ट जब बेकार हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब इसका उल्टा भी होगा, इन दोनों का रेशियो जब इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा तो बीच वाले पार्ट से क्या होगा, करंट नहीं जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर से जैसे ही करंट नहीं जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यही है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बार बार आपको न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में काम आएगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये अननोन रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड कर लेता? तो देखो इसमें ये तीन रेसिस्टेंस नोन होता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू नोन होता है। किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अननोन करते हैं, जो कि 3 वैल्यू अगर हम जानते हैं तो चौथा वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है, निकल जाता है। या जैसे मान लो ये 3 हम जान रहे हैं, तो ये एक अननोन वायर या अननोन रेसिस्टर यहाँ लगाते हैं, तो 3 रेसिस्टर का अगर वैल्यू तो जान रहे हो तो चौथा ऑटोमेटिक यहाँ क्या होता है, निकल जाता है। तो इस बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी पढ़ना होता है, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। एक पोटेंशियोमीटर भी आता है। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो आज भर इतने छोड़ते हैं, चूँकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद अपलोड होने में भी क्या होता है, परेशानी होता है। ऐसे हम आगे रेसिस्टर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बताएंगे। तो रेसिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, या इसी से एक उल्टा फार्मूला आता था कैपेसिटर में, वहाँ भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बताए थे। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हम बताएंगे कि सेल को सीरीज में जोड़ने से, पैरेलल में जोड़ने से करंट कितना ड्रॉ होता है, या किस कंडीशन में करंट को सीरीज में जोड़ने में, मतलब सेल को सीरीज में जोड़ने में फ़ायदेमंद है, या किस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने में सेल को फ़ायदेमंद है। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे एक एक करके। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।